हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? क्या पढ़ लिया था? आवाज थोड़ी ज्यादा करना उधर से, आवाज बढ़ाना थोड़ी सी। इमारतें नहीं लिखवाई थी, बस बस ठीक। इमारतें नहीं लिखवाई थी, सुनाओगे थोड़ा पुराना? जेम्स टोड ने कौन से किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया था? रुडयार्ड किपलिंग किसके लिए कहता है कि देवताओं और परियों का किला है? किसके लिए कहता है कि भूत प्रेतों का किला है? शेर खान की कब्र कौन से किले में? भटनेर। किसमें? सैयद हुसैन की दरगाह धौलपुर, शेरगढ़ धौलपुर। किसमें है? मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह नहीं पड़ी? अच्छा आगे आ जाएगी, चलो। सदरुद्दीन की दरगाह कहां पे? रणथंभौर के अंदर। हमीदुद्दीन की दरगाह? भूरे खान की मजार मेहरानगढ़ कहां पर है? दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के स्मारक 37 बुर्जें किसमें? जूनागढ़। 52, 14, 99। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, दूसरा बड़ा आवासीय किला? जिनभद्र सूरी भंडार, अंधेरी बावड़ी, नवलखा दरवाजा, नवलखा भंडार, बुलंद दरवाजा, 36 किलोमीटर का परकोटा। टोड के अनुसार आगरा के बाद सबसे बड़ा परकोटा? कोटा कौन सी नदी किनारे? काली सिंध और आहू के किनारे? बाणगंगा और रूपा रेल के किनारे? कौन सा? गंभीरी और बेड़च के किनारे? चित्तौड़ में कौन सी विशेषता नहीं है? सोनारगढ़ कौन सा कहलाता है? ऐसी मूवी किसने बनाई थी? सत्यजीत। किसने कहा था वहां तक जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? अबुल फजल किसको बख्तरबंद किला कहता है? किसकी ऊंचाई के लिए कहता है कि पगड़ी गिर जाती है? जेम्स टोड ने कुंभलट की तुलना किससे की थी? एट्रुस्कन। किससे की थी? चलो आगे लिखते। इमारतें लिख लो। मस्जिद को मॉस्क लिख लेना ना। इतना रजिस्टर बचा के क्या करना है आपने? है रजिस्टर ही नहीं आज? क्यों, कहां गया? क्यों, क्लास नहीं थी पहले? अचानक लग गई, फिर आपको पता नहीं चला? है लेट पता चला? कहीं देखा नहीं है? क्या पहले डाल लिया था? तुम्हें पहले हिंट मिल रहा था? बागेश्वर धाम। है ना? और ऐसी कोई और बात हो तो मैं बता देना तुम। अच्छा
अच्छा, मैं मुझे लगा तुम रजिस्टर बैग में पहले से ही डाल दिया था। इधर मुझे पता ही था क्लास होगी, मैंने डाल दिया था। अच्छा, उस पे आ गया था, टेलीग्राम चैनल पे आ गया होगा। क्लास कितने बजे आ गया था? चलो, कौन कौन से महल है? 2 महल बताओ देखिए। 2 रानी हुए, रानी किशोरी, रानी लक्ष्मी, तो उनके नाम पे 2 क्या बन गए? महल। एक कोठी क्या बनी हुई है? वजीर। मंदिर 3 मंदिर है, कौन कौन से? गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गंगा गंगा नदी, गंगा मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर, लोग राम जी के मंदिर बनाया, किसका बना हुआ है? लक्ष्मण बिहारी जी भगवान कृष्ण हो ही गए। एक किले के बाहर एक मस्जिद बनी है, जो कौन सी आपकी? याद रखेगी बात। चलो अगला लिखो, बयाना का किला। बयाना का किला, बयाना फोर्ट। बयाना है भरतपुर में जगह, लिख लो बयाना किला भरतपुर। कई अन्य नाम है भाई इस किले को, विजय मंदिर गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो अन्य नाम, विजय मंदिर गढ़। बादशाह का किला कहते हैं, बादशाह फोर्ट। बाणासुर किला कहते हैं, बाणासुर फोर्ट। कौन कौन से बताओ देखिए? विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला और बाणासुर किला, है ना। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पर देखो, मैंने एक बीच में बुक लिखवाई थी आपको, नल सिंह की बुक, विजयपाल रासो। मैंने कहा था बयाना के राजा विजयपाल जादौन के बारे में जानकारी देती है। तो बयाना का किला बनाने वाला विजयपाल जादौन है। किसने बनवाया था? विजयपाल जादौन ने बनवाया था। कौन सा किला? बयाना। 1040 ईस्वी में। कब बनवाया था? अच्छा, विजयपाल जादौन ने बनवाया, इसलिए किले का नाम हो गया विजय मंदिरगढ़। क्या नाम हो गया? याद रह जाएगी बात, लिख लो 1040 ईस्वी में। इन 1040 एडी 1040 ईस्वी में विजयपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया था। विजयपाल जादौन बिल्ट दिस फोर्ट। विजयपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया था। विजयपाल जादौन बिल्ट दिस फोर्ट। विजयपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया था। विजयपाल जादौन बिल्ट दिस फोर्ट। कौन सा किला बनवाया? बयाना किला। इमारतें लिख लो, और कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं, इमारतें लिखो। अकबर के टाइम की कोई एक छतरी बनी हुई है इसके अंदर, इसलिए नाम पड़ गया अकबरी छतरी। जहांगीर के टाइम का कोई दरवाजा बना हुआ, इसलिए नाम है जहांगीरी दरवाजा। दो मीनारें बनी हुई है, एक लोधी मीनार। मीनार समझते हो? टावर, एक कुतुब मीनार है ना, लोधी मीनार। दाऊद खान की मीनार। असदुल्ला सराय। क्या क्या बताओ देखिए? अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा, लोधी मीनार, दाऊद खान की मीनार और सादुल्ला सराय। दोबारा बोलो नाम एक बार। अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा, लोधी मीनार, दाऊद खान की मीनार। किस में है ये? बयाना।
अगला लिखो, बाला किला अलवर में। बाला किला कोष्टक में अलवर लिख लेना। आपने पढ़ते हैं आमेर पे कब्जा करने वाला पहला कछवाहा था काखिल देव। कौन था? इसलिए मैंने बताया कि आमेर का एक नाम है काखिल गढ़, पढ़ा था। काखिल देव का एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था ए लघुराय। क्या नाम था? ए लघुराय ने किला बनवाया था। तो इस किले का निर्माण करवाने वाला कौन है? ए लघुराय। ए लघुराय किसका बेटा है? देख लो, काखिल देव के पुत्र ए लघुराय ने इस किले का निर्माण करवाया था। काखिल देव सन ए लघुराय बिल्ड दिस फोर्ट। काखिल देव के पुत्र ए लघुराय ने इस किले का निर्माण करवाया था। काखिल देव सन ए लघुराय बिल्ड दिस फोर्ट। ए लघुराय ने इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में यह किला कब्जे में आ गया था निकुंभ चौहानों के। किसके कब्जे में आ गया? चौहानों की एक ब्रांच होती है, कौन से चौहान होते हैं? निकुंभ। तो निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। लिखो, निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। निकुंभ चौहान्स रीबिल्ट दिस फोर्ट। निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। निकुंभ चौहान्स रीबिल्ट दिस फोर्ट। निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। निकुंभ चौहान्स रीबिल्ट दिस फोर्ट। बाद में किला कब्जे में आ गया था हसन खान मेवाती की। याद है आपके? खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ता हुआ शहीद हुआ था। हसन खान मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लिखो, कालांतर में हसन खान मेवाती ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेटर ऑन हसन खान मेवाती ऑल्सो रीबिल्ड दिस फोर्ट। कालांतर में हसन खान मेवाती ने भी इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। लेटर ऑन हसन खान मेवाती ऑल्सो रीबिल्ड दिस फोर्ट। तो बनवाने वाला कौन था? लघुराय। बाद में पहले निकुंभों ने करवाया, बाद में किसने करवा लिया? हसन खान मेवाती। बाबर जब अपने खानवा वाला युद्ध जीत जाता है तो खानवा युद्ध जीतने के बाद इस किले के अंदर रुका था। 7 दिन तक यहीं इस किले के अंदर रह के गया था। और अपने बेटे को हुमायूं को उसने मत्स्य का खजाना दिया। कौन सा खजाना दिया? भाई ये मत्स्य प्रदेश था, तो यहां से उसको जो भी धन मिला उसको बोलते हैं मत्स्य का खजाना। क्या बोलते हैं? तो किसको देता है वो? हुमायूं। तो हुमायूं को तो खजाना देता है और किला अपने एक दूसरे बेटे को दे देता। बेटे का नाम था हिंदाल। क्या नाम था? तो खजाना तो किसको दिया और किला किसको दिया? लिखो, खानवा जीत के बाद आफ्टर विक्ट्री ऑफ खानवा, खानवा जीत के बाद आफ्टर विक्ट्री ऑफ खानवा, खानवा जीत के बाद आफ्टर विक्ट्री ऑफ खानवा, बाबर इस किले में 7 दिनों तक रुका था। बाबर स्टेड हियर फॉर 7 डेज। बाबर इस किले में 7 दिनों तक रुका था। बाबर स्टेड हियर फॉर 7 डेज। यहीं पर उसने अपने बेटे हुमायूं को मत्स्य का खजाना दिया था। ही गेव मत्स्य ट्रेजरी टू हिज सन हुमायूं हियर। यहीं पर उसने अपने बेटे हुमायूं को मत्स्य का खजाना दिया था। ही गेव मत्स्य ट्रेजरी टू हिज सन हियर। यहीं पर उसने अपने बेटे हुमायूं को मत्स्य का खजाना प्रदान किया था। ही गेव मत्स्य ट्रेजरी टू हिज सन हियर। यहीं पर उसने अपने बेटे हुमायूं को मत्स्य का खजाना प्रदान किया था तथा यह किला अपने बेटे हिंदाल को सौंप दिया था। एंड हैंडेड ओवर दिस फोर्ट टू हिज सन हिंदाल। तथा यह किला अपने बेटे हिंदाल को सौंप दिया था। एंड हैंडेड ओवर दिस फोर्ट टू हिंदाल, हिज सन हिंदाल। तथा यह किला अपने बेटे हिंदाल को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? हिंदाल। किसने? इमारतें लिख लो। ये तो निकुंभों के टाइम का महल है, तो बना हुआ निकुंभ महल, निकुंभ पैलेस। 15 बुर्जें, 15 बड़ी बुर्जें और 52 छोटी बुर्जें, दोनों लिख लेना।
बिग और स्मॉल? एक सलीम सागर जलाशय, सलीम सागर पॉन्ड, एक सूरज कुंड है, सीताराम जी का मंदिर है, टेम्पल ऑफ सीताराम जी, एक बाहर की तरफ करणी माता का मंदिर। कौन कौन से मंदिर बताओ देखे? निकुंभ महल, 15 छोटी बुर्जें और 52 बड़ी बुर्जें। कौन सा तालाब है? सलीम सागर पॉन्ड है। एक और कौन सा कुंड है? सूरज। कौन कौन से 2 मंदिर है? सीताराम जी का मंदिर और बाहर की तरफ किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर। मैं एक बार काफी 10 एक साल पहले की बात है, अलवर एक बार गया हुआ था, किसी दोस्त के पास रुका हुआ, नवरात्रों के दिन थे, तो पहला नवरात्रा ही था शायद, तो मैंने नवरात्रों में नवरात्रा रखा और उस दोस्त को कहा कि यार नवरात्रा है यहाँ पे, तुम्हारे को लोकल माता जी तो बताओ जहाँ पे जाके हाथ जोड़ के आए। तो उसने कहा हमारे लोकल माता जी है करणी माता। मैं कहा यार ये नहीं हो सकता, करणी माता हमारी है। मैं बीकानेर का, यार करणी माता का तुम्हारे से क्या लेना देना है, और बीकानेर से अलवर डायरेक्ट बस भी नहीं आती, तो करणी माता किधर से आ जाएगी तुम्हारे, तुम लोकल माता जी। उसने कहा अरे यही है, अलवर के लोग सबसे अधिक यदि किसी माता जी के जाते हैं तो करणी माता के जाते हैं, इवन हमारी रॉयल फैमिली तक पूरी पूरी करणी माता की जाती है, तू चल ले। और वो मेरे को ले गया, यार वाकई पहले नवरात्रि को भयंकर भीड़ लगी और सच में करणी माता का मंदिर। मैंने पूछा उससे कि ये कैसे क्या बना है यहाँ पर, तो उसने कहा ये तो नहीं पता, पर है यार कई पीढ़ियों से हमारे तो यहाँ पर। फिर इधर उधर मैंने कहीं टटोला तो पता चला कि अलवर में एक राजा वे बख्तावर सिंह। कौन राजा वे? एक दिन सुअर का शिकार करने के लिए गए, सुअर की गोली मारी, सुअर गोली मरने के बाद मरा नहीं, घायल होकर भाग गया। अब उसके खून टपक रहा था, वो टपकता टपकता खून किसी सूफी संत की दरगाह के पास से वो सुअर निकला, वो सूफी संत की दरगाह पे सुअर का खून ही खून हो गया। मुसलमानों के लिए सुअर हराम होता है, और उस संत ने श्राप दिया कि जिस किसी ने ये सुअर का मेरी तरफ भेज दिया, इसका खून यहाँ पे टपका दिया है, वो बीमार हो जाए। और कहते बख्तावर सिंह का भयंकर पेट दर्द करे, भयंकर वाला। बख्तावर सिंह ने पूछा भाई डॉक्टर को दिखाया, ओझा तांत्रिक तंत्र मंत्र वाले सारे दिखाए, लेकिन पेट दर्द ठीक होने का नाम नहीं। क्यों हो रहा है पेट दर्द? पता चला कि साहब फलाने फलाने संत ने आपको श्राप दिया है कि आपने उधर सुअर का भेज दिया था, खून टपक गया उसका वहां पर, इसलिए उसने श्राप दे दिया, इसलिए पेट दर्द हो रहा है। बख्तावर सिंह ने कहा कि यदि मुसलमानों में एक संत इतना प्रभावी है कि मुझे श्राप देके पेट दर्द करवा सकता है, तो हिंदुओं में कोई तो एंटीबायोटिक होगी, कोई तो इलाज भी करता होगा। तो एक वहां चारण कवि बैठे थे, उन्होंने कहा कि साहब कलयुग के अंदर एंटीबायोटिक का काम करने वाली करणी माता है, करणी माता का नाम लो तो 2 मिनट में आपका ठीक हो। पर सर आप अलवर वाले करणी माता को जानते भी नहीं तो आप नाम क्यों लोगे? बख्तावर सिंह ने कहा जानना नहीं जानना छोड़ो, करणी माता के नाम से ठीक होता है तो मैं करणी माता का नाम लेता हूँ। माता जी ये यदि मेरा पेट दर्द ठीक हुआ मैं तेरी फेरी लगा के जाऊंगा। हाथों हाथ चमत्कार को नमस्कार है। बख्तावर सिंह का पेट दर्द समाप्त होता है। बख्तावर सिंह जी देशनोक पधारते हैं, करणी माता के धोख लगाते हैं। देशनोक मंदिर में आज भी जो माता जी के मंदिर के ऊपर की छतरी है, जो छत्र बना हुआ है, सोने का छत्र है, वो बख्तावर सिंह जी चढ़ा के गए थे। बख्तावर सिंह जी वापस लौटे, अलवर में किसका मंदिर बनवाया? तो याद रहेगा करणी माता किधर से किधर आ गई, है ना? पेट दर्द के चक्कर में बीकानेर से कहा बाला किला, याद रहेगा? आगे लिखो। देखो कांकनबाड़ी किला, कांकनबाड़ी फोर्ट। अगला लिखो। लिखो मिर्जा राजा जयसिंह, अलवर में, अलवर में कांकनबाड़ी अलवर में मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ट दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ट दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का भाई था दारा सिको, कौन से किले में शरण लेता है? लिखवाया था मैंने, शायद नहीं लिखवाया, लिखवाया? बताओ तो कहां लिखवाया?
कौन से किले में शरण ली दारा सिको? लिखवाया कि नहीं लिखवाया पहले ये बताओ। देखो देखे तुम पहले तो ये याद नहीं आ रहा कि लिखवाया कि नहीं लिखवाया। लिखवाया तो वो दोराई वाला युद्ध हारता है। दोराई वाला युद्ध हारने के बाद में शरण कहां पे लेता है? तारागढ़। फिर यहां से भाग जाता है पाकिस्तान की तरफ। फिर औरंगजेब उसको पकड़ के लाता है, इस किले में कई दिन गिरफ्तार करके रखता है। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कौन से किले में गिरफ्तार किया था? लिख लो। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में गिरफ्तार करके रखा था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिकोह इन दिस फोर्ट। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में गिरफ्तार करके रखा था। औरंगजेब अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिकोह इन दिस फोर्ट। अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में रखा था। किसको रखा था? दारा। दारा कौन से किले में? कांकन। एक पुराने बेच में बीच में मैंने क्या 2-3 साल ये किले पढ़ाने बंद कर दिए थे। मैं क्या करता यार, इतने सारे किले हैं, मैं नोट्स दे देता टाबरों को और नोट्स देके मैं कहता मैं बोल बोल के समझा दूंगा तुम्हें, तुम देख लो नोट्स के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लो। तो ठीक है, वह जल्दी हो जाते थोड़े से। पर फिर मुझे पता चला कि घर पे जाके खुद तो पढ़ते हैं नहीं, तो फिर मगर लिखवा ही देते हैं यार, तो मैंने लिखवाना शुरू कर दिया। तो एक किसी बैच के अंदर मैं नोट्स देके पढ़ा रहा था, तो नोट्स वाले मामले में थोड़ी हमारी गड़बड़ी थी कि हिंदी मीडियम के नोट्स अलग किसी बैच के लिए आए, इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग किसी बैच के लेके आ गए। अब मैं बच्चे जो आगे बैठे तो मैं किसी एक बच्चे कहूँगा हाँ तू बोल अगला किला कौन सा है, फिर मैं उसके बारे में बताऊँ। तो बच्चा कहे सर पहला किला लिखा गागरोन। तो इंग्लिश वाले चिल्लाए कि हमारे तो गागरोन नहीं, हमारे तो कुंभलगढ़ लिखा हुआ है। अब उस क्लास में कुंभलगढ़ से शुरू कर लिया होगा यार किसी क्लास के अंदर। अब मैं दूसरा मैं पूछूं कौन सा हो गया रणथंबोर, वो इंग्लिश वाला चिल्लाएगा हमारा रणथंबोर नहीं सर हमारे चित्तौड़ लिखा हुआ है। तो फिर मैं 2-3 बार ऐसा हुआ, तो फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करो, इंग्लिश वाले बोलते रहो तुम्हारे कौन सा है, हिंदी वाले ढूंढ ढांड लेंगे, इनका काम ही क्या कर कुरा लेंगे अपना। तो अब उधर से इंग्लिश वाले कहेंगे यस सर जो थर्ड लिखा हुआ है वो थर्ड हमारे लिखा हुआ है मान लो जैसलमेर। तो उधर से हिंदी मीडियम वाला पहले से कहे सर 29 नंबर, तो हिंदी वालों को बता 29 नंबर पर अपने क्या है जैसलमेर। वो अगला बोले कि सर अचलगढ़, तो पहले से कैसे 41 नंबर, तो वहां तक वो किला आ रहा था, या जो भी 31 नंबर 35 नंबर जो भी उसका किला था। तो हमारा ये मामला ठीक चल रहा था। अचानक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो आगे बैठा था उसने कहा कि सर द नेक्स्ट वन खनखनबारी फोर्ट। मैं कौन सा? सर खनखनबारी। तो मेरी क्या एक आदत है, मैं क्या जैसे 15 मिनट का भी गैप होता है तो आसपास कोई किताब पड़ी रहती है तो उसको पढ़ता रहता हूं। तो मुझे लगा कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी बैच में जाने से पहले कोई बुक पढ़ के गया उसमें खनखनबारी हो, और आपने उस टाइम तो लिखवा गए उसके बाद भूल गए कि यार खनखनबारी लिखवाना था आपने को। मैं खनखनबारी बोल गया सर इस खनखनबारी फोर्ट। अब वो मेरे से दूर बैठा तो मेरे को दिखे नहीं, हाथ से लिखे हुए नोट छोटे छोटे और लिखे हुए। मैं यार ये कौन सा, मैं इतने में कोई, अरे सर कांकणबाड़ी है कांकणबाड़ी। तो मुझे पता चला कि इंग्लिश वाले इसको कहते हैं खनखनबारी। तो कौन सा किला है याद रहेगा आपके? हाँ तो कांकणबाड़ी नहीं बोलना है इससे आज के बाद, क्या बोलना है इसको, है ना। एक वो टेरेन वाली बात तो आपको मेरी बताई भी होगी, नहीं बताई तो वीडियो खूब वायरल हुआ था, देख दाख लेना वो तो आप। तराइन को अंग्रेजी वाले कहते हैं टेरेन, टेरेन, और टेरेन ही होता है वो, इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग भी ऐसी है, उसको बोलते भी टेरेन है। 2016 के आरएस के इंटरव्यू चले, तो अपने जो कोई पुराने स्टूडेंट थे वो दिलीप सर के पास आए और उन्होंने दिलीप सर को आके कहा कि सर हमें ना इंटरव्यू की तैयारी करवाओ। तो अपने इंटरव्यू के बैच लगाते हैं, पर अपने क्या क्लासेस थोड़ी लगाते हैं, थोड़े दिन तक क्लासेस लगाते हैं, समझाने वाली बातें समझा देते हैं। फिर इंटरव्यू वालों को क्या समझाएं यार, जब प्री में पढ़ा दिया मेंस में पढ़ा दिया, सेम तो बात है, कोई नई बात तो कहाँ से लाएं। तो अपना मेन फोकस इस पर रहता है कि तुम्हारे मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं तुम्हारी, और कोई चीजें तैयार नहीं वो चीजें तैयार करवा देते हैं, पढ़ाने वाली चीजें पढ़ लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। वो एक कोई बच्चों का बैच था, ऐसा वो बैच था जिसके अंदर कुछ लोग सिलेक्टेड थे ऑलरेडी, पहले से आरएस लगे हुए थे, वो लोग सर के स्टूडेंट थे, पहले से लगे हुए थे। अब किसी के पीछे रैंक आई तो दोबारा एग्जाम दे रहा था, तो उनको जब अपने क्लासेस लगी थी तब उनको टाइम नहीं मिला क्लासेस लेने का, तो लेट आए। उन्होंने सर को आगे सर हमें तो पढ़ाओ, हम आपके स्टूडेंट हैं, हम कहाँ जाएं। तो सर ने कहा यार बात तो सही है, पर हमने तो यार बैच खत्म ही कर दिया, आप तो यार तुम 16-17 लोगों के लिए तो कैसे क्लासेस लगाई जाए। तो उन्होंने कहा सर 2 दिन का टाइम है, 2 सर ऐसे तो मत करो, आप थोड़ा बहुत समझा दो हमें। तो फाइनली यूं आते आते सर ने कहा मैं क्या बताऊंगा तुम्हें सब आता ही है। तो उन्होंने यूं कोई बात है, तो उन्होंने कहा सर हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा, राजस्थान वाला हिस्ट्री कल्चर ये वाला जो पोर्शन होता है, राजस्थान क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ये वाला थोड़ा बता दो, इंडियन हिस्ट्री की थोड़ी बातें बता दो, और तो हमारी ये चल जाएगा, इतना तो आप करा दो। क्योंकि पहले दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ाया करते, राजस्थान में भी दिलीप सर पढ़ाते, वो सर से पढ़े हुए थे। तो सर ने हाथों हाथ ही कहा कि मैंने तो पढ़ानी बंद ही कर दी, तो मैं क्या पढ़ा दूंगा।
तो उन्होंने कहा अब कौन पढ़ाता, तो कहा अब तो राजवीर पढ़ाता है। तो ये राजवीर को कह दो, हमें तो 2 दिन या 1 दिन, जितना टाइम हो, जैसे टाइम हो, जितनी देर में करवा सके उतनी देर में करवा ले। तो सर ने कहा ठीक। सर ने मुझे बुलाकर ऐसे ऐसे अपने स्टूडेंट हैं और तो उनको यार 1 दिन का टाइम देके थोड़ा जितनी देर में करवा दे, फटाफट करवा दे यार, मोटी मोटी बातें तो करवानी है। तो मैं करवा दूंगा, पर मेरे पास तो खुद के पास ही टाइम नहीं है। 7 से 7 मैं तो क्लास लेता हूँ। प्री का बैच चल रहा, कोई 2016 वाली प्री की वैकेंसी आ गई थी, तो प्री का बैच चले। तो मैं सर ये वो प्री वाला नहीं, 2018 की बात है, 2016 वाला 2018 में ऐसा कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो प्री वाले बैच नहीं सेलेक्ट रहे मेरे से। तो सर ने कहा 1 दिन तेरी 4 घंटे की ऑफ करवा देंगे, संडे को सुबह सुबह 4 घंटे तेरी क्लास नहीं लगाएंगे, तुम बाद में 11 बजे से 7 बजे तक ले लेना, और दूसरे टीचर ले लेंगे और तू उनको 4 घंटे में पढ़ा के आ जा। तो मैंने सर पढ़ाऊंगा कहाँ पे? सर कहा अपने किसी क्लासरूम में यहाँ पढ़ा लेता हूँ, अपने सारे क्लासरूम फुल है, जगह ही नहीं है कहीं। तो सर ने कहा यार फिर तो मैं उनको कहता हूँ। तो सर ने उनको फोन किया कि भाई नहीं तो हमारे पास जगह है, बंदे के पास टाइम भी निकालने जगह नहीं है। तो उनका जगह हम देंगे, हम एक हॉल ले रखा है, आप तो बंदा भेजो आगे पढ़ा के चला जाए। अब हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं, तो उन्होंने हॉल ले रखा है और मुझे बुलाया वहां कि सर आप आओ। मैं 16-17 लोग बैठे सामने, मैं उनमें से ज्यादातर को जानता भी था, 9-10 को जानता था, 2-4 कोई नए चेहरे थे उनके अंदर, वो सारे बैठे हुए। मुझे बीच में बिठाया, कहा हाँ सर आप मोटी मोटी बातें बता दो, तो पहले आप बता दो, फिर हमारे मन में कोई डाउट होंगे वो हम पूछ लेंगे। तो मैं ठीक है। अब क्या बताना होता, मोटी मोटी चीजें यूं बतानी ये थी कि उन दिनों पद्मावत मूवी आई हुई थी, है ना, तो कि इसके कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई पद्मिनी कौन थी, हिस्ट्री भी फिल्में बनती है तो क्या असर पड़ता है क्या नहीं बनता। जो मैं आपकी चलता फिरती बातें करता हूँ, उधर वो चलती फिरती बातें करनी थी बैठ के, तो वो थोड़ी देर बातें बता दी। फिर वही अकबर महान था, अशोक महान था, अकबर महान था, प्रताप महान था, हल्दी घटी में कौन जीता कौन हारा, इस प्रकार की बातें। जीता तो क्यों जीता, हारा तो क्यों हारा, क्या लॉजिक है आपके पास में, कैसी मोटी मोटी बातें मैं उनको बताई। तो 3-3.5 घंटे निकल गए बातों बातों के अंदर फटाफट। तो 10:30 के आसपास या 11:45 के आसपास का टाइम हुआ, तो मैंने कहा कि अब मैं वाइंड अप करूंगा, 11 बजे मेरी क्लास है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा, 15-20 मिनट मुझे लगेंगे जाने के अंदर, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मुझे लगता है मुझे जितनी चीजें आती थी मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं जब उनको बता रहा था तो उनके चेहरे नोटिस कर रहा था कि यार संतुष्ट है या नहीं। कल को दिलीप सर ने अपने को भेजा, 4 घंटे छुट्टी भी दी, और बाद में ये दिलीप सर को फोन करके किसको भेज दिया, उसको खुद को ही नहीं आता था। तो अपनी बेइज्जती है, सर की बेइज्जती है, दोनों है। तो पर मैं उनके चेहरों से मुझे लग रहा था कि सही है, अपनी बात इन तक पहुंच पा रही है, ये लोग अपने से सेटिस्फाई है। किसी टीचर को इसमें ज्यादा खुशी मिलती है कि उसने जो बात बताई वो लोगों तक समझ में आ गई, तो मैं ठीक है। तो मैंने 11:15 का अब बातें बताई दी, वाइंड अप करते हैं। आपका क्वेश्चन तो पूछ लो, फिर मैं जाता हूँ। वो जो एक भैया जो बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई सर का 11 बजे का है टाइम है, फटाफट किसी को पूछना है। तो मैं पानी पी लेते थे, पानी की बोतल के हाथ लगाया था मैंने, इतने में कोई एक उधर से बैठे, उन्होंने कहा कि सर बैटल ऑफ टेरन पे आपका क्या कहना है। मरा दिया, बैटल ऑफ टेरन अपना सुना भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि या तो ये गलत बोल गई और या अपने सुनने में कुछ ना कुछ गलती रही। थोड़ा सा वापस बोल लेगी, आपने ढंग से सुनेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने पानी की बोतल हाथ में लेते कहा कि हाँ यस, क्या 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 पूछा आपने, कि सर वो बैटल ऑफ टेरन पे आप थोड़ा और बता देते तो थोड़ा ठीक रहता। अब मेरे हाथों हाथ दिमाग में है कि अपने को बैटल ऑफ टेरन आता नहीं, पर फिर भी अंदर मेरे में कॉन्फिडेंस गजब, मुझे लगा हो सकता है राजस्थान हिस्ट्री में ना हो, इंडियन में ना हो, वर्ल्ड में हो, तो कहीं ना कहीं तो है। तो मैंने पूरे दिमाग में जहां जहां वर्ल्ड हिस्ट्री स्टोर थी वहां से देखी कि वर्ल्ड हिस्ट्री तेरे में बैटल ऑफ टेरन है क्या, है ना, इधर इंडियन में टटोला हो सकता है, भाई प्री में तो हो सकता है कि इतना छोटा कोई इफेक्ट हो जो मेरे को ना आए, पर मेंस और इंटरव्यू में तो मोटी मोटी बातें होती है। यदि मोटी मोटी बातें नहीं आई तो फिर हिस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ। तो मैं यार बैटल ऑफ टेरन तो कभी सुना हुआ ही नहीं है। तो अब मैं समझ गया कि अपने को आ तो नहीं रहा, पर यदि मैं उनको यह कह दूं कि मुझे नहीं आ रहा, तब तो 3.25 घंटे की मेहनत पे पानी है। मैं ये कहना नहीं चाहता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी, मैं उनके सामने स्वीकार करूंगी मुझे बैटल ऑफ टेरन नहीं आता है। तो मुझे लगा कि इससे मैं वापस क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, ये हिंट देंगे कुछ ना कुछ अपने को, तो अपने समझ में आ जाएगा। तो मैंने पानी की बोतल हाथ में ली, धीरे धीरे पानी पिया, इतने में क्या पता या तो अपने दिमाग में या ये कुछ बोल जाए। और मैंने कहा हाँ, तो क्या बताऊं, बैटल ऑफ टेरन पे तो बताने के लिए कुछ है भी नहीं। इतना इजी तो है बैटल ऑफ टेरन। अंदर जीव गए राम जी महाराज, आ लाज बचाओ, आज वो चीर हरण होगा अपना, तो सांवरिया तू ही है आज है जो। तो और वो भी इतने मतलब उनके भी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वो इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछे कि हाँ सर वो तो सब पता ही है वैसे, पर फिर भी सर आप बैटल ऑफ टेरन पे एक बार बता देते।
अब मुझे लगता है बाकी भी वहां जो बैठे थे ना उनको भी नहीं आ रहा, वरना तो उनमें से भी बोल जाता कि बैटल ऑफ टेरेन क्या है उनको। अब वो भी सारे मेरी तरफ देखेंगे, बता। हाँ। अच्छा क्वेश्चन तो यही है। अपने पानी की बोतल वापस रखी, धीरे धीरे यूं बंद किया ढक्कन, एक्टिंग पूरी की ताकि इनको लगे कि मैं बिजी हूं इसलिए नहीं बोल रहा, बाकी आता तो है ही। धीरे धीरे यूं बोतल बंद की। हाँ, तो आप पूछ रहे थे मेरे से बैटल ऑफ टेरेन, तो क्या बताऊं मैं बैटल ऑफ टेरेन के बारे में। मुझे लगा अब अपने को और कुछ नहीं आएगा तो अपने मोटी मोटी बात करेंगे। युद्ध युद्ध होता है, युद्ध अलग अलग प्रकार के होते हैं, टेरेन भी उनमें से एक युद्ध रहा है ना। इधर उधर की बातें फेंक फांक के 15 मिनट तो निकाल देंगे, इतना अपने कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा हाँ क्या बताया जाए बैटल ऑफ टेरेन पे, एग्जैक्ट आप क्या पूछना चाहते हैं बैटल। तो उसके मुंह से निकला अचानक कि सर वो पृथ्वीराज, अरे मैं रुके मैं बैटल ऑफ टेरेन पे आधा घंटा खाऊंगा, अगली क्लास लेट हो बेइज्जती नहीं करवाएगा भाई आज अपने। 20-25 मिनट बैटल ऑफ टेरेन समझाया उनको, पूरा उनके चेहरे को देख के लगा कि हाँ बैटल ऑफ टेरेन आता है, तब भाई वहां से खड़ा हो गया। मैं आया तो अगली क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचा, प्री का बेस था, तो बच्चों ने मैंने आते कहा अरे मैं कल पूछूंगा, तो आते ही सवाल पूछता हूँ मैं कल पूछूंगा, आज मैं लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया। तो बच्चों ने पूछा अरे सर लेट कैसे हो गए। तो मैंने कहा, तो मैंने उनको किस्सा सुनाया कि आज यार बेइज्जती होती बची है, वरना नागा कर लेते आज तो भाई, इज्जत के कांगरे उड़ जाते यार फालतू में। 5 मिनट पृथ्वीराज कहते भाई पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं आ रहा इस आदमी को। और मैंने कहा तुम अंग्रेजी वालों, तुम्हारे लाए लगे बास्ते लगे, तुम तराइन को टेरेन कैसे बोल सकते हो रे। तराइन होता है, इसको कोई टेरेन नहीं कहेगा। कई तो हिंदी मीडियम वालों का टेरेन होता है टेरेन, आज के बाद अपने भी इसको टेरेन करना। संयोग से उसी साल आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया और उसमें हिंदी में लिखा हुआ टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। हिंदी वाले ने भी तराइन नहीं लिख रहा है, हिंदी वाले ने क्या लिख रखा, क्योंकि इंग्लिश वाले गूगल पेस्ट मारते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इंग्लिश में टेरेन होता है, तो उसने हिंदी किया तो उसने भी कर दिया टेरेन। अब मैं वो पेपर हो गया ये वाला, उसके अगले दिन किसी बैच में क्लास लेने गया तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर आप वाला सवाल आ गया, आप वाला सवाल आ गया। तो मुझे लगा हो सकता है कई बार मैं आपको तो इंपोर्टेंट लगा लो, इस बार पक्का आएगा, पेपर लीक है मैं बता रहा हूँ, तो कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले यार। तो मैंने कहा कौन सा आ गया, कौन सा इंपोर्टेंट सवाल बताया था। अरे सर वो टेरेन आ गया, आपका टेरेन आ गया। टेरेन आ गया कि हाँ सर वो हिंदी वालों ने भी तराइन का युद्ध नहीं लिख रहा, क्या लिख रखा है, तो अपने भी याद रखना है, वो बैटल ऑफ तराइन नहीं है, बैटल ऑफ टेरेन। ये कंकनबाड़ी का किला है, कंकनबाड़ी कौन सा है, क्या बता, कभी आरपीसी गूगल ट्रांसलेटर करे आपको खनखनबाड़ी का किला कहां पर, आपको यार खनखनबाड़ी तो सुना ही नहीं, खनखनबाड़ी कहते आपने समझ जाना कौन सा है, कंकन। काम की बातें दो ही है, जयसिंह के टाइम में बना और दारा सिकों ने अपने भाई औरंगजेब को यहां पे गिरफ्तार करके रखा। ठीक है, याद रहेगी। चलो आगे। लिखो माधोराजपुरा किला। माधोराजपुर जयपुर में, अपने जयपुर में अपने एक राजा बने, देखो माधो सिंह, याद है आपको, माधो सिंह प्रथम। और माधो सिंह प्रथम ने मराठों को यहाँ पे मैंने कहा 4000 को तो कटवा दिया था, फिर हराया था, बताया था। तो मराठों पर जीत की याद में माधो सिंह प्रथम ने जो किला बनाया वो कौन सा है, लिख लो। मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठाज, मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठाज, मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठास। जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। जयपुर महाराजा माधो सिंह फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। फिर एक बात याद रखने पर, यहां पर कोई एक बंदे हुए जिनका नाम था भारत सिंह नरूका। कौन थे, भारत सिंह नरूका। उनकी टोंक वाले अमीर खान पिंडारी से नहीं बनती थी। अमीर खान पिंडारी पढ़ा था, हम पढ़ रहे, जालिम सिंह झाला ने उसको शेरगढ़ 12 के अंदर शरण दी थी, पढ़ा था। फिर अमीर खान पिंडारी टोंक का राजा बन गया था। अमीर खान पिंडारी के भारत सिंह नरूका का आपस में बनती नहीं, इनमें कोई लड़ाई होगी। तो एक बार भारत सिंह नरूका अमीर खान पिंडारी के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेता है और उसके परिवार को गिरफ्तार करके माधोराजपुरा के किले में रखता है। कौन से किले में रखता है,
तो पूछेगा आमिर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार करके माधोराजपुरा किले में किसने रखा था? किसने रखा था? लिख लो। इंडिया सिंह नरूका ने। भारत सिंह लिख लो। भारत सिंह नरूका, भारत सिंह नरूका ने टोंक के आमिर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार करके यहां रखा था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ आमिर खान पिंडारी ऑफ टोंक हियर। टोंक के आमिर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार कर यहां रखा था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ आमिर खान पिंडारी ऑफ टोंक हियर। टोंक के आमिर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार कर यहां रखा था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ आमिर खान पिंडारी ऑफ टोंक हियर। लिख लो। चोमू का किला। चोमू फोर्ट। अन्य नाम लिख लो। 4 दरवाजे थे इस किले के, इसलिए बोलते चोमुहागढ़। क्या बोलते? एक नाम था रघुनाथगढ़, एक नाम था दहरागढ़। क्या क्या नाम है? चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़। और यहाँ को एक सामंत हुए थे कर्ण सिंह। कौन हुए थे? और कर्ण सिंह ने यहाँ पर एक महल बनवाया था, उस महल का नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है? मैंने बताया था जयपुर में महलों को मंदिर ही बोलते, सुहाग मंदिर, यश मंदिर पढ़ते हैं, वैसे ही लिख लो। कर्ण सिंह ने यहाँ पर हवा मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह बिल्ट हवा मंदिर हियर। कर्ण सिंह ने यहाँ पर हवा मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह बिल्ट हवा मंदिर हियर। लिखो अचलगढ़। अचलगढ़ परमारों के टाइम का किला है भैया ना। परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं अपने अब्बू के परमार, सिरोही में पढ़ता है अचलगढ़। लिख लो। परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। क्या हुआ? अचलगढ़ का है तू बता? सिरोही पढ़ते हैं ना अपने। इसने जयपुर लिखा है? इसने नहीं लिखा। चल, परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण, पढ़ते हैं ना अपने, कुंभा ने पुनर्निर्माण कर, परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। इमारतें लिख लो, कुछ ज्यादा बातें। एक बुर्ज है खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज, वार्निंग अलर्ट बुर्ज। सायरन बज जाता है परमारों के टाइम की। वार्निंग अलर्ट बुर्ज। कुंभ और उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां हैं, बता रखी है जिनको सावन भादो का, तो ये भी बताया था। लिख लो। कुंभ व उद्दा की मूर्तियां, इनको बोलते हैं सावन भादो। ये बता दिया था कि दुर्सा आढ़ा की मूर्ति है इसमें। स्टेच्यूज ऑफ कुंभ एंड उद्दा। तो रानी वे कुंभा की ओखा रानी, उनका महल है भाई, ओखा रानी का महल, ओखा रानी पैलेस। कुंड बना हुआ एक मंदाकिनी।
भावरा थल, तालाब बना है कफूर सागर तालाब। एक मंदिर अचलेश्वर मंदिर, जिनमें पीछे स्वर लगता है, ये सारे मंदिर है? हाँ, धारावर्ष की मूर्ति। हाँ, बागेश्वर वो बालाजी का भाई है। किसी टाइम में शिव जी का मंदिर रहा होगा वहां, वहां बालाजी का मंदिर बना, इसलिए बागेश्वर धाम है भाई। एक जगह है शिव जी के नाम पर, जगह का नाम पड़ा, कालांतर में को बालाजी का मंदिर बनेगा, जगह का नाम तो बागेश्वर ही रहेगा। तो बागेश्वर धाम है, न कि उस बालाजी वाले मंदिर का नाम बागेश्वर मंदिर है। मंदिर वो तो बालाजी मंदिर ही है। तो और कौन सा आपका? अचलेश्वर। अच्छा, ये जो अचलेश्वर मंदिर है, नॉर्मली क्या होता है कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, अचलेश्वर मंदिर में शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। लिख लो, अचलेश्वर मंदिर के आगे लिखो, शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। थंब ऑफ शिव जी इज वर्शिप्ड। शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिव जी के अंगूठे। एक देखो इसमें जगह का नाम लिखा है मैंने, भौरा थल। कौन जगह? कहते गुजरात में एक राजा हुआ था महमूद बेगड़ा। कौन राजा हुआ था? महमूद बेगड़ा। यहाँ ऊपर ये अचलेश्वर मंदिर बना हुआ, इसको तोड़ने के लिए जा रहा। तो जब महमूद बेगड़ा की सेना ऊपर तोड़ने के लिए जा रही थी, उसने कई मंदिर मंदिर तोड़वाए थे। इस मंदिर को तोड़ने के लिए जब जा रहे थे, तब रास्ते में एक जगह से भौरा मक्खियां निकली। क्या निकली? मक्खियां होती है, मक्खियां, मधुमक्खियां, जो बड़ी बड़ी गांव बड़ी बड़ी मक्खियों को बोलते भौरा मक्खी। तो भौरा मक्खियां निकली और उसके सैनिकों के ऊपर छा गई। तो उसके सैनिक नीचे दौड़े, उन्होंने हाथ जोड़े कि डोकरा तेरा मंदिर नहीं तोड़ेंगे, एक बार छोड़ हमें। तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के, जहां से भौरा मक्खियां निकली उस जगह का नाम क्या? दो गुजरात के दो राजाओं, एक तो कुतुबुद्दीन शाह, याद है आप कुतुबुद्दीन शाह, कुंभा के टाइम में जो उधर से आक्रमण करता आपका, एक महमूद बेगड़ा। इन दोनों राजाओं ने यहाँ पर कई मंदिर वगैरह तोड़े थे। लिख लो ताकि इस बहाने याद रहेगा। लिखो, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद बेगड़ा ने, कुतुबुद्दीन शाह एंड महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद बेगड़ा ने, कुतुबुद्दीन शाह एंड महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह तथा महमूद बेगड़ा ने इस किले में कई मंदिर तोड़े थे। डिमोलिश्ड मैनी टेम्पल्स इन दिस फोर्ट। इस किले में कई मंदिर तोड़े थे। डिमोलिश्ड मैनी टेम्पल्स इन दिस फोर्ट। इस किले में कई मंदिर तोड़े थे। डिमोलिश्ड मैनी फोर्ट्स इन दिस फोर्ट। आगे लिखो, जालोर का किला। जालोर के किले में तो कंफ्यूज नहीं है तो है? वापस पूछ रहा है जालोर का किला कहाँ है? हाँ, है ना। जालोर, इसके बारे में दो बातें की जाती है। एक तो अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ओझा जी तो कहते हैं ये किला बनाया हुआ है नागवट प्रतिहार का। किसका बनाया हुआ है? दशरथ शर्मा कहते हैं किला बनाया हुआ है परमारों का। किसका बनाया हुआ है? लिख लो, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, इस किले का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। इस किले का निर्माण परमार राजाओं ने, क्या सुनना एक बार दोबारा, क्या है? दशरथ शर्मा उल्टा है, ये नहीं। दशरथ शर्मा तो कहते हैं नागवट प्रतिहार का, गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि तो उल्टा लिख लो आपने। क्या लिखा है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, किले का निर्माण नागवट प्रतिहार ने करवाया था। किले का निर्माण नागवट प्रतिहार ने करवाया था। नागवट प्रतिहार बिल्ड दिस फोर्ट।
किले का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया था। नागभट्ट प्रतिहार बिल्ड दिस फोर्ट। किले का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया था। नागभट्ट प्रतिहार बिल्ड दिस फोर्ट। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू गौरीशंकर हीराचंद ओझा, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यह किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। यह किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। अच्छा, कई बातें मेरी बताई हुई है कि सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ था, इसलिए किले को बोलते थे सुवर्णगिरी। बताया हुआ सोनगिरी का किला है, सुवर्णगिरी के। तो इमारतें आ जाओ डायरेक्ट, अपना लिखो इमारतें। वो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पूछ रहा था, दरगाह इसमें मलिक शाह की दरगाह। अलाउद्दीन खिलजी ने जब कब्जा किया तो यहां बनाई थी एक अलाई मस्जिद। पढ़ते ना, अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा करके नाम जलालाबाद कर दिया। अलाई मस्जिद, या इसको बोलते हैं तोपखाना मस्जिद। तो अलाई मॉस्क या तोपखाना मॉस्क, अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद। ये ना किसी टाइम एक संस्कृत की पाठशाला थी, बाद में तोड़ के इसको मस्जिद बनाई गई थी। लिख लो, पहले यह एक संस्कृत पाठशाला थी। अर्लियर इट वाज ए संस्कृत स्कूल। वो अपने पढ़ते हैं, अजमेर में भी तोड़ के बनाई थी, उधर आपके धारानगरी वाली है ना, वहां पे तोड़ के बनाई थी। पहले यह एक संस्कृत पाठशाला थी। अर्लियर इट वाज ए संस्कृत स्कूल। फिर खिलजी ने कब्जा किया तो एक बनवा दी थी खिलजी मीनार। एक जैनों के टाइम का, जैनों का कीर्ति स्तंभ है, इस चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ, इसमें भी बना हुआ है जैन कीर्ति टावर। ये परमारों के टाइम का, लिख लेना, परमार कालीन, परमार पीरियड का। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता टेम्पल, जोगमाया मंदिर, जोगमाया टेम्पल। अब देखो, मुस्लिम, जैन, हिंदू, कोई ऐसा किला जिसके अंदर मुस्लिम, हिंदू, जैन तीनों प्रकार के मंदिरों या मस्जिदों या के स्तंभों के उदाहरण मिलते हैं, कौन सा? याद रहेगी बात? देखो अगला लिखो, सिवाना का किला, सिवाना बाड़मेर में, सिवाना किला। वीर नारायण परमार ने इस किले का निर्माण करवाया था। वीर नारायण परमार, वीर नारायण परमार ने इस किले का निर्माण करवाया था। वीर नारायण परमार बिल्ड दिस फोर्ट। परमार ने इस किले का निर्माण करवाया था। एक झाड़ी होती है कुम्मट, वो कुम्मटिये ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुम्मट दुर्ग। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुम्मट फोर्ट। इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुम्मट फोर्ट। कुम्मट झाड़ी होती है भाई, तो कुम्मट ये ज्यादा है इस क्षेत्र में, इसलिए क्या नाम पड़ गया? कुम्मट दुर्ग। इमारत लिख लो, एक तालाब बना हुआ है भांडेलाव। लिख लो भांडेलाव तालाब, भांडेलाव पोंड। आगे चलो, नागौर का किला,
अपने पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर के एक सामंत थे, उनका नाम था केमास। क्या नाम था? देखो अब मैं बताता हूं, केमास और भुवनमल दो मंत्री थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। केमास का तो इसी का एक नाम और कदम्बवास। क्या बोलते हैं? एक ही मतलब केमास। इसने ये किला बनवाया था। लिखो, सोमेश्वर चौहान, चौहान राजा सोमेश्वर के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग सोमेश्वर, चौहान राजा सोमेश्वर के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग सोमेश्वर, चौहान राजा सोमेश्वर के शासन काल में केमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन कदम्बवास भी लिख लेना आप। केमास बिल्ड दिस फोर्ट। केमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। केमास बिल्ड दिस फोर्ट। केमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। केमास बिल्ड दिस फोर्ट। इमारतें लिख लो। 28 बुर्जें बनी हुई। परकोटा डबल परकोटा है बाहर की तरफ, डबल रैम्पार्ट। दोहरा परकोटा, डबल रैम्पार्ट। अगला लिख लो इसके बाद में, कुचामन का किला। नागौर में जगह पड़ती है कुचामन। यहां के सामंत हुए थे को जालिम सिंह मेड़तिया। क्या नाम था? उन्होंने किले का निर्माण करवाया था। लिखो, जालिम सिंह मेड़तिया ने किले का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह मेड़तिया बिल्ड दिस फोर्ट। जालिम सिंह मेड़तिया ने किले का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह मेड़तिया बिल्ड दिस फोर्ट। मेड़तिया ने किले का निर्माण करवाया था। देखो मैंने बताया चित्तौड़ किले के बारे में एक लाइन लिखवाई होगी शायद आप, किलों का सिरमौर बताया था आपने। सबसे अच्छा गढ़ है तो कौन सा गढ़ है? चित्तौड़। तो आपने कहते गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब। अच्छा, किले दो लोगों ने बनवाए, या तो बनवाए राजाओं ने या बनवाए जागीरदारों ने। किसने बनवाए? राजाओं ने बनवाया। सामंतों ने कहते तो सामंतों ने बनवाए। तो राजाओं वाले तो किले हैं, तो सब सारे जितने किले, उन किलों में सबसे अच्छा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। पर जागीरदारों ने जो किले बनवाए उनमें सबसे अच्छा यदि कोई किला तो वो कौन सा है? तो कुचामन राजा तो था नहीं, यहाँ पे सामंत बनते थे। सामंतों वाले किलों में सबसे अच्छा किला कौन सा है? लिखो, इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम जागीरी फोर्ट। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम जागीरी फोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? जागीरी किलों का सिरमौर। चलो आगे लिखो, फतेहपुर का किला। सीकर में जगह पड़ती है फतेहपुर। फतेहपुर का किला। फतेहपुर में कायम खानी नवाब थे। कौन से नवाब थे? और कायम खानी नवाबों में से एक नवाब साहब हुए जिनका नाम था फतेह खान। क्या नाम था? तो फतेह खान साहब ने किला बनवाया, इसलिए नाम क्या हो गया? फतेहपुर। लिख लो, कायम खानी नवाब फतेह खान ने इस किले का निर्माण करवाया था। कायम खानी नवाब फतेह खान बिल्ट दिस फोर्ट। कायम खानी नवाब फतेह खान ने इस किले का निर्माण करवाया था। कायम खानी नवाब फतेह खान बिल्ट दिस फोर्ट। फतेह खान ने इस किले का निर्माण करवाया था। इमारतें लिख लो। एक महल बना, इसमें तेलिन का महल। एक बाहर एक दरगाह है, पीर निजामुद्दीन की दरगाह।
दरगाह पीर निजामुद्दीन। किसकी दरगाह? पीर निजामुद्दीन। कभी टाइम मिले तो एक मूवी देखना, एक बॉलीवुड की मूवी है जेड प्लस। कौन सी मूवी है वो? पूरी अपने फतेहपुर पे, बॉलीवुड की है, फतेहपुर पे बनी हुई है। तो उसमें बार बार एक डायलॉग है कि फतेहपुर वही आते हैं जिनको पीर बाबा बुलाते हैं। फतेहपुर वही आते हैं जिनको, कहानी भी ऐसी, भारत का प्रधानमंत्री फतेहपुर आता है पीर बाबा की दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए। उस टाइम उसको कुछ सिक्योरिटी कैसी होती है? जेड प्लस, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जेड प्लस। तो जेड प्लस सिक्योरिटी की वजह से वहां के लोगों को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, उन पे जो मूवी बनी है, उस मूवी का नाम क्या है? आई बात समझ? तो देखना कभी आप। तो उसमें कौन से दरगाह की बात है? कौन सा महल बना हुआ है? किस में? देखो दोसा का किला। दोसा का किला यह देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन देवगिरी हिल। यह देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन देवगिरी हिल। अपने अनाज साफ करने का छाजला होता है, छाजला, सूप, जिसको सूप कहते हो आप। तो ये सूप की आकृति में बना हुआ है। किसकी आकृति में? लिख लो, यह है सूप की आकृति में बना। अंग्रेजी में सूप को अल्लाह जाने क्या कहते हैं, हिंदी में लिख लो। यह है सूप की आकृति में बना हुआ है। आपको आए तो कल मुझे बता देना, आगे अगले पेज में लिखा दूंगा। अगला लिखो मांडलगढ़। अगला मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहां पर है? भील का पुराना किला है। बालनोत राजपूतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। बालनोत राजपूत बिल्ड दिस फोर्ट। बालनोत राजपूतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। बालनोत राजपूत बिल्ड दिस फोर्ट। मंडल आकृति में बना, कटोरा, कटोरा होता है एकदम सर्कुलर शेप में, गोल आकृति में बना हुआ, इसलिए मंडल आकृति में बना, इसलिए क्या कहलाया? मंडल। लिख लो, यह मंडल आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन सर्कुलर शेप। यह मंडल आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन सर्कुलर शेप। हल्दीघाटी वाले हमले से पहले मान सिंह इस किले में रुका था। यहां पे रुकने के बाद फिर वो आगे हल्दीघाटी गया था। लिखो, हल्दीघाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दीघाटी, मान सिंह इस किले में रुका था। मान सिंह स्टेड इन दिस फोर्ट। यहां स्टे किया उसने। मान सिंह इस किले में रुका था। मान सिंह स्टेड इन दिस फोर्ट। मान सिंह इस किले में रुका था। इमारतें लिख लो। महादेव जी का मंदिर है उंडेश्वर। उंडे चले गए महादेव जी, थोड़े गहरे। कौन से हो गए? उंडेश्वर महादेव। एक जलेश्वर, शीतला माता का मंदिर। सागर सागरी जलाशय। सागर सागरी पॉन्ड्स। कौन सा किला है? मांडलगढ़। चलो आगे देखो, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में जगह। भैंसरोडगढ़।
यह है चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर चंबल एंड बामनी रिवर्स। यह है चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर चंबल एंड बामनी रिवर्स। चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। साउथ इंडिया में किला है वेल्लोर। कौन सा किला? वैसा वैसा ये इसलिए नाम पड़ गया राजस्थान का वेल्लोर। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है राजस्थान का? कि जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। जेम्स टोड से पूछा गया था कि यदि राजस्थान में कोई किला तेरे को कोई दे तो कौन सा किला लेना पसंद करेगा? उसने कहा भैंसरोडगढ़। देखो, यह जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। इट वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। यह जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। इट वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। लिखो, उंटाला का किला, उदयपुर में उंटाला फोर्ट, उंटाला किला। कहां पर है उंटाला किला? उदयपुर। सुनना, देखो मेरी बात। अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप के टाइम में हुए, अमर सिंह फर्स्ट। उनके टाइम में जहांगीर के साथ एक युद्ध होता है, उंटाला का युद्ध। किसके साथ होता है भाई? मुगल बादशाह जहांगीर था। देखो, अपने पढ़ते हैं कि भाई महाराणा प्रताप की डेथ हुई 1597 में। 1585 से लेकर 97 तक अकबर ने महाराणा प्रताप पर कोई भी अटैक नहीं किया। जैसे 97 प्रताप की डेथ हुई, अकबर ने वापस हमले किए, लेकिन जहांगीर सॉरी अकबर की भी अमर सिंह के खिलाफ पारे नहीं। 1605 के अंदर अकबर की डेथ हो गई तो कौन आ गया? जहांगीर। 1615 तक उसने खूब अटैक किया, लेकिन 10 सालों में उसकी पार भी नहीं पड़ी। 1615 में जाके जहांगीर शाहजहां को आक्रमण करने के लिए भेजता, उस आक्रमण के अंदर आप अमर सिंह जो संधि कर लेता। पढ़ा था ये? पढ़ते 1615 मुगल मेवाड़ संधि हुई। तो पहले इनके बीच में एक लड़ाई होती है, उंटाला की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है? तो उसमें अमर सिंह जहांगीर को हराते हैं। तो युद्ध मैदान के अंदर युद्ध हुआ, उसमें अमर सिंह जीत गए, जहांगीर हार गया। पर किला ऊपर बना हुआ था, किले के अंदर जहांगीर का कब्जा, उसकी सेना अभी भी किले के अंदर बैठी हुई थी। जब युद्ध इन्होंने दूसरे दिन जीत लिया तो कहा भाई किले में थोड़ी बहुत फौज बाकी, तो फौज मर गई जहांगीर की, कल अपने किले पर कब्जा करेंगे। तो कल किले पर आक्रमण करने के लिए जाना है। तो मेवाड़ में जब भी आक्रमण के लिए जाएंगे तो सेना का सबसे अगला हिस्सा जाएगा, अगले से क्या बोलते हैं? हरावल। मेवाड़ के रावल में कौन रहते? चुंडावत। सलुम्बर वाले चुंडावत रहते। तो सलुम्बर के एक चुंडावत थे, उनका नाम था जैतर सिंह चुंडावत। क्या नाम था? तो जैतर सिंह चुंडावत को कहा कि हाँ भाई जैतर सिंह जी, कल तैयार हो जाओ और कल आपको हरावल के अंदर जाना है। किस में जाना है? हरावल। तो जैतर सिंह जी ने कहा, हाँ साहब, इसमें करने क्या जरूरत है? मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी सबसे पहले हरावल जाएगी तो उसके अंदर चुंडावत जाएंगे। सलुम्बर वालों को ये मिला हुआ है कि साहब मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहेंगे? सलुम्बर वाले। तो एक महाराणा प्रताप के एक भाई हमने और पढ़े थे, शक्ति सिंह। तो एक शक्ति सिंह के वंशज थे, उनका नाम था बल्लू सक्तावत। क्या नाम था? तो बल्लू सक्तावत वहीं बैठे हुए थे, बल्लू सक्तावत खड़े हुए, और उन्होंने खड़े होकर अमर सिंह जी कहा गया, अमर सिंह जी एक बात बताओ, हर बार जब भी लड़ाई हो तो सबसे पहले लड़ने के लिए ये क्यों जाए भाई? ये चुंडावती क्यों जाए? कभी दूसरों को मौका भी दो। तो कहा साहब चुंडावतों को हरावल मिली हुई शुरू से। क्यों मिली हुई? कि तो चुंडा ने राज्य का त्याग किया था इसलिए मिली। फिर बहादुर है भाई, आज दिन तक मेवाड़ के जब भी युद्ध सलुम्बर वाले चुंडावतों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा जीत जान से लड़े। तो उन्होंने कहा बहादुर तो हम भी खूब ही, ट्राई करके देख लो, इस बार आप हरावल में हमें भेजो, और यदि हम जीत गए, हम ये किला जीतने में कामयाब हो गए तो फिर हरावल हमारी, हार गए तो फिर चुंडावतों को भाई। इसमें जैतर सिंह ने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा ना ना ना, किस बात का? ये हमारी है, हमारी रहनी चाहिए। कहे कि टेस्ट लेने, हमारे बाप दादी ने कभी रात छोड़ा था, पूरा रात छोड़ा इसलिए हरावल मिली, और हरावल हम और किसी के पास जाने नहीं देंगे। तो दोनों आपस में लड़ पड़े वहां। कौन कौन? बल्लू एक कह रहा है कि पहले मरने का अधिकार हमें हो, दूसरा कह रहा है कि नहीं पहले हम मरेंगे, पहले हम, हर बार पहले तुम ही क्यों मरो, पहले कभी हमें भी मरने के मौके दो। हरावल का मतलब ये ना, मरना ही तो है और क्या है। तो अमर सिंह को लगा सेनापति आपस में लड़ पड़े तो फूट पड़ जाएगी नहीं यार घर के अंदर ही। तो अमर सिंह ने कहा लड़ो मत, एक काम करो, कल दोनों हमले करो, अलग अलग साइड से हमले करो। जो पहले किले के अंदर घुस गया हरावल, उनकी
कहा ठीक। तो बल्लू सक्तावत ने कहा मैं गेट की तरफ से हमला करूंगा, गेट तोड़ के अंदर घुसूंगा। तो जयतर सिंह चुंडावत ने कहा ठीक है, हम दीवार की तरफ से हमला करेंगे, हम दीवार तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अंदर जहांगीर की सेना कम थी, पता ही था कि अंदर तो अपने मार मूर की कब्जा तो कर ही लेंगे, पर पहले अंदर कौन घुसता है ये बहुत बड़ी बात थी। तो सक्तावत दूसरे दिन हमला करने के लिए गए गेट की साइड से। तो गेट एक तो बहुत विशाल का है, बड़े बड़े गेट होते हैं, आज भी आप किलों के गेट देख लो, बड़े बड़े लकड़ी के ऊंचे ऊंचे गेट मिलेंगे, भारी भारी गेट एकदम। फिर उन गेटों के आगे लगाते सूले, सूल समझो, लोहे की कीले, लोहे की किले लगाते बड़ी बड़ी सी, ताकि गेट टूटे ना। तो अब ऐसे गेट को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, तो ऐसे गेट को तोड़ने के लिए लाते हाथी। क्या लाते? हाथी। हाथी हुआ करते, हाथी को दारू पिलाते भयंकर वाली, और दारू पिला के लाते हाथी को, मदमस्त, मदमस्त हाथी क्या बोलते हैं। तो हाथी को दारू पिला के लाते, दूर से भगा के लाते। तो हाथी आगे टक्कर मारता, 2-4 टक्कर मारता, इतने के अंदर गेट तोड़ देता। हाथी में जान है, गेट तोड़ देगा। और हाथी की दारू पी भी रहती थी, तो सूड़े उंगले लग भी जाएगी तो घायल वायल हो जाता हाथी, लेकिन उसको तोड़ने में कामयाब हो जाता। इस बार बल्लू सक्तावत ने हाथी लाए, दूर से भगा के लाए। हाथी ने पहले टक्कर मारी, अब भगवान जाने सूड़े ज्यादा तीखी थी, दारू कम थी, हाथी ने अगली टक्कर मारने से मना कर दिया। हाथी की एक टक्कर में उतर गई। हाथी ने भाई ना है, दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे ऐसे कैसे ही हूं, लगती नहीं है मेरे। तो अब हाथी को भगा के लाए, हाथी पास में खड़ा हो जाएगी, दिख रहा है मुझे सूले हैं, लगेगी, नहीं मार रहा टक्कर। तो इनको लगा कि यार हाथी टक्कर नहीं मारेगा तो गेट नहीं टूटेगा, गेट नहीं टूटेगा तो तब तक तो वो अंदर घुस जाएंगे दूसरे। तो जो बल्लू सक्तावत था ना, उसने कहा मैं गेट के आगे खड़ा होता हूं, तो इसको हाथी को सूले दिखेगी नहीं, हाथी को मेरी पीठ दिखेगी। हाथी को भगला को मेरी पीठ पे टक्कर मरवाओ, तो पीठ पे टक्कर लगेगी तो सूरज तेरे आर पार हो जाएगी। उसने कहा हो जाएगी तो हो जाएगी, एक आदमी मरेगा पर तुम किले में अंदर जाओगे। तो उधर से हाथी को भगा के लाए, 2-3 टक्करें मरवाई। तो अब वो भले पीठ पे लगे, पूरा जोर तो जागे उस गेट पे लगना है। तो वो बल्लू झूल गया था उन सूड़ों के अंदर, पर उसने गेट तोड़वा दिया। अब उधर उन चुंडावतों को पता चला कि गेट टूटेगा इधर, और ये गेट टूटते अंदर घुसेंगे। तो जयतर सिंह को लगा कि यार यदि गेट टूट गया और सक्तावत पहले अंदर घुस गए तो हमारे तो हरावल जाएगी, और हरावल नहीं जाएगी फिर पीढ़ियों से हमारे पास जो हरावल है वो जाएगी। और ऊपर बैठे बैठे बढ़ के रोएंगे कि यार नीचे क्या नाजोगे पैदे करके आए थे कि जिनके चक्कर में आज हमारी क्या चली गई, हरावल चले। और उसने अपने पास में जो फौजी खड़ा था उसका मेरा सिर काट के अंदर फेंक दे। उसने कहा युद्ध में मरना अलग बात होती है, पर आप सिर काट के अंदर फेंक दो। उसने तो फेंक, अंदर पहले जाने चाहिए ना, पहले निशान अपने पड़ने चाहिए ना, पहला सिर मेरा पहुंचेगा, ये नहीं जा पाएंगे। उस पास फौजी खड़ा था, उसने गर्दन काटी, गर्दन काट के अंदर फेंक दी। सक्तावत पहले घुसते पर अंदर गए तो पहले जयतर सिंह की गर्दन वहां पड़ी, तो उसने कहा ध्यान किधर है, नजर न पोगी जिण जग्यान गोड़ो पड़ो न आए, पावाशू पहली घणों सिर पड़ियो गड़ जाए। जहां पर अभी तक नजरें नहीं पहुंच रही थी, जहां पर अभी तक गोले नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर पैरों के जाने से पहले एक सिर कट के, भाई पहले पैर जाने चाहिए ना, लेकिन एक सिर पहले पहुंच गया था। वो सिर किसका था? तो कोई पूछेगा कौन से किले में हरावल कंपटीशन करवाया गया? उंटाला। कौन से किले में? लिख लो। अमर सिंह, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह फर्स्ट, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह प्रथम ने उंटाला के युद्ध में मुगल बादशाह जहांगीर को हराया था। डिफीटेड मुगल एम्परर जहांगीर इन बैटल ऑफ उंटाला। उंटाला के किले में, उंटाला के युद्ध में मुगल बादशाह जहांगीर को हराया था। डिफीटेड मुगल एम्परर जहांगीर इन बैटल ऑफ उंटाला। मुगल बादशाह जहांगीर को हराया था। इस समय इस किले में चुंडावतों तथा सक्तावतों में हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दिस टाइम हरावल कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत्स एंड सक्तावत्स इन दिस फोर्ट। कोष्ठम लिख लेना, चुंडावत की कोष्ठम लिखना जयतर सिंह, सक्तावत कोष्ठम लिखना बल्लू। इस समय इस किले में चुंडावतों तथा सक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दिस टाइम हरावल कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत्स एंड सक्तावत्स इन दिस फोर्ट। इस किले में चुंडावतों तथा सक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हरावल कंपटीशन वाज कंडक्टेड बिटवीन चुंडावत्स एंड सक्तावत्स। हरावल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। याद रह जाएगी बात? हरावल वाला नीचे अंडरलाइन कर लो, वही पूछेंगे।
अगला किला लिखो सज्जनगढ़। सज्जनगढ़। उदयपुर। लिखो महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह बिल्ड दिस फोर्ट। महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह बिल्ड दिस फोर्ट। अन्य नाम लिख लो। मेवाड़ का मुकुटमणि, क्राउन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का मुकुटमणि, क्राउन ऑफ मेवाड़। कहते यहां से मानसून का पता लगाते थे। यहां से हवाएं गुजरती, ऊंचा था, इसे पता चलता मानसून कब आएगा, कैसा आएगा। एक महल बना हुआ इसमें वाणी विलास, तो इसलिए नाम पड़ गया वाणी विलास पैलेस। मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास पैलेस। क्या क्या नाम बताओ देखिए। मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास पैलेस। बस अगला लिखो तिमनगढ़। तिमनगढ़ करौली के अंदर। तिमनपाल जादौन, विजयपाल जादौन पढ़ रहे थे अभी हम, वैसे एक तिमनपाल जादौन हुआ, उसने इस किले का निर्माण करवाया। तिमनपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया। तिमनपाल जादौन बिल्ड दिस फोर्ट। तिमनपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया। तिमनपाल जादौन बिल्ड दिस फोर्ट। इमारत लिख लो। एक कुआं बना हुआ, नणंद भुजाई का कुआं, तो लिख लो नणंद भुजाई वेल। साथ में जाना पड़ता होगा दोनों को, अकेली नहीं जा सकती, कोई नणंद भुजाई साथ में जाए। ले वहां जाके तो ये गीत भी नहीं गा सकती कुआं पर एक ली दो को साथ जाना पड़ता है। नणंद भुजाई का कुआं, नणंद भुजाई वेल। एक और लिख लो मोहनगढ़, जैसलमेर में। जैसलमेर में एक राजा हुए जवाहर सिंह, क्या नाम था? तो महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। कहां के राजा थे महारावल जवाहर सिंह? लिख लो महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महारावल जवाहर सिंह। यह भारत का अंतिम किला था, 1946 में बना है। उसके बाद किले क्यों बनेंगे, देश आजादी हो गया था। लिख लो यह भारत का अंतिम किला था। इट वॉज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का अंतिम किला था। इट वॉज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का अंतिम किला था। इट वॉज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। अब भारत का तो नोट्स का भी कर ही दो, क्यों कर पढ़ने, मुख्य मुख्य किले अपने इतने ही है ना। लास्ट वाले 10-12 तो खाली नाम नाम ही है, उनमें कोई बातें है नहीं। शुरू वाले किले थोड़े पढ़ लें। ये आपका भाई स्थापत्य कला में यूं चीजें तो कई होती है। स्थापत्य कला में छतरियां आती है ना, उसके अंदर हवेलियां आती। मैं चाहता उनमें केवल नाम है, फलान सिंह की छतरी यहाँ है, फलान जी की छतरी यहाँ है, फलान जी की छतरी यहाँ। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको नोट्स दे दूं और एक दिन समझा दूं या दिखा दूं, ये छतरी है आप याद कर लो, वरना वो वेस्ट ऑफ टाइम। लिखवाने को मैं यूं अब जैसे ये लिखवा रहा हूँ वैसे बैठ के लिखवा दूंगा, फलान जी की छतरी यहाँ, फलान जी की छतरी, मैं याद करवा दूंगा आपको, थोड़ा अपने जल्दी काम हो जाएगा। ठीक रहेगा? अगला टॉपिक लिखो त्योहार। नहीं यार ठीक नहीं है तो भी रखना ही है। ये तो यूं आपको राजी करने के लिए मैंने पूछा है, ठीक है क्या भाई, करूंगा तो यही मैं।
तो हाँ बदल लिया करो। लिखो राजस्थान के त्योहार एवं मेले। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के त्योहार एवं मेले। अब त्योहार मेले किसी राज्य के तो होते नहीं, अपने जो त्योहार मेले जाति धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो पहले हिंदुओं के पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग धर्मों के से पढ़ लेंगे। हिंदुओं के ज्यादा होते हैं तो वो थोड़े पहले पढ़ लेते हैं। लिखो हिंदू त्योहार एवं मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। वापस हेडिंग डाल लो इसमें, हिंदू त्योहार एवं मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अच्छा, त्योहार मेले का कोई एक दिन होगा, जो भी दिन होगा वो किसी ना किसी कैलेंडर के अनुसार होगा। अब ये तो आज वाला जो कैलेंडर हम यूज में लेते हैं इसको तो बोलते हैं ईसाई कैलेंडर। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हिंदू त्योहार ईसाई कैलेंडर के अनुसार तो नहीं होंगे, हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार होंगे। हिंदुओं में जो कैलेंडर पॉपुलर हुआ वो था विक्रमी। कौन सा था? जो ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। कितने साल आगे चलता है? इसका मतलब वो ईसाई कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हो गया। कितने साल पहले शुरू हो गया था? कि जब विक्रमी कैलेंडर को चलते हुए 57 साल हो गए थे, तब जाके क्या शुरू हुआ था? ईसाई कैलेंडर। इसलिए कितने साल आगे रहता है? 57। तो हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? देखो, हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। कैसा कैलेंडर है? चंद्रमा। इसलिए अपने घरों में जितने व्रत होते हैं वो मम्मी सारे चांद देख के खोलती है। क्या देख खोलती है? अच्छा, ऐसा थोड़ी हुआ कभी कि मम्मी ने कहा कि जा देख क्या सूरज आ गया कि नहीं आ गया, व्रत खोलना है। व्रत सूरज देख के नहीं खोले जाते। व्रत किसको देख के खोले जाते हैं? क्योंकि चांद के बाद में दिन चेंज होगा। जैसे चांद उगेगा दिन क्या हो जाएगा? चेंज। दिन चेंज हो जाएगा, इसलिए चांद उगते तिथि क्या हो जाएगी? समाप्त। तिथि समाप्त हो जाएगी तो आप व्रत खोल सकते हो। आपने व्रत किया, व्रत किया इसका मतलब वो व्रत चांद से चांद तक है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर, जैसे चांद दिखेगा वो तिथि समाप्त हो जाएगी। उस तिथि का व्रत था तो अब आप चांद देख के क्या खोल सकते हो? व्रत। तो ये चांद देख के व्रत क्यों खोलते हैं? क्योंकि कैलेंडर किस पे आधारित है? चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर काटता है वो काटता है अपनी धुरी पर जो घूमता रहता है वो घूमता है 29.5 दिन में। कितने में घूमता है? 29.5 दिन के अंदर वो एक चक्कर काट लेता है। तो एक महीने के अंदर दिन कितने होते हैं? तो चंद्रमा वाला जो कैलेंडर होता है इसमें महीने में दिन कितने होंगे? इसलिए अक्सर आप 29.5 आधे दिन का गैप है, आधे दिन का लफड़ा। इसलिए आप कई बार सुनते हो छठ सातम भेड़ी है। छठ और सातम एक ही दिन है, पढ़ते हो आप, है ना? कई बार आप बोलते हो आठम 2 है। कई बार पंडित जी कहते हैं आज 12 बजे तक तो छठ है और 12 बजे के बाद सातम है। तो ये लफड़ा इसी चक्कर में, क्योंकि इसमें दिन कितने सॉरी महीना कितने दिन का हो जाता है? अब 29.5 दिन का महीना होता है तो 12 महीने में दिन कितने होंगे? कितने दिन होंगे? तो मतलब चंद्रमा वाले कैलेंडर में साल में दिन कितने होते हैं? 354। कितने होते हैं? 300। सूरज वाले में आप जानते हो 365। कितने होते हैं? 365। इसका मतलब सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 11 दिन ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा हो गए? 2 साल में कितने दिन ज्यादा हो गए? 22। 3 साल में कितने दिन ज्यादा हो गए? 33। इसका मतलब तीसरे साल सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 1 महीना ज्यादा हो जाता है। 33 दिन मतलब महीना हो गया। तो तीसरे साल कितने दिन ज्यादा हो जाते हैं? 1 महीने के बराबर दिन ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपने बड़कों ने दिमाग लगाया, अपने पूर्वजों ने दिमाग लगाया कि यार सूरज वाला कैलेंडर आगे भाग जाएगा चांद वाले कैलेंडर से ऐसे। तो इसलिए चांद वाले कैलेंडर में हर तीसरे साल 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। हर तीसरे साल महीना क्या जोड़ते हैं? एक एक्स्ट्रा। मतलब 12 होते हैं महीने, पर हर तीसरे साल कितने होंगे? 13। तो कहते हैं चैत 2 है, बैसाख 2 है, जेठ 2 है, साढ़ 2 है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हर तीसरे साल उसके अंदर 1 महीना क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्यों होता है? सूरज वाले से बराबर करने के लिए। सूरज वाले से लिखो, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर।
सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, तो मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर। प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी थर्ड ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी थर्ड ईयर, विक्रमी संवत में एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत, जिसे अधिक मास कहते हैं, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। अच्छा, क्यों जोड़ा? नहीं जोड़ते तो क्या हो जाता? सुनना, देखो बातें आप नोटिस किया करें। दिवाली जो होती है वो अक्सर आपके अक्टूबर के लास्ट में आती है। 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इसके आसपास दिवाली आई। पर आप कभी कभी नोटिस करते हैं दिवाली नवंबर की तरफ चली गई, 8 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर ऐसे चली गई। होली ज्यादातर टाइम आपकी मार्च के शुरू में आएगी, 3 मार्च, 4 मार्च ऐसे आ जाएगी। और कई बार जो होली होती है वो आप देखते हो कि 18 मार्च, 19 मार्च ऐसे आएगी। रक्षाबंधन ज्यादातर टाइम में अगस्त के शुरू में आएगी, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 4 अगस्त आ जाएगी। कभी कभी 15 अगस्त के बाद खिसकती हो, 18 अगस्त, 22 अगस्त ऐसे आएगी। जिस साल पीछे खिसक रही उस साल अधिक मास है। जिस साल पीछे खिसक रही उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर तीसरे साल ऐसे खिसकती है। जिस साल यूं नवंबर में हो, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हो, इसका मतलब मान लेना कि इस साल क्या है? अधिक मास। अच्छा, यदि अधिक मास नहीं करते, अधिक मास होने का तो मतलब आपने कह दिया कि 15 दिन पीछे खिसक गई। यदि नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो ये होता, दिवाली कब आती है? अक्टूबर। 3 साल बाद दिवाली आती नवंबर। 3 साल बाद दिवाली आती दिसंबर। फिर 3 साल बाद दिवाली आती जनवरी। फिर 3 साल बाद दिवाली आती फरवरी। और ये दिन मज गर्मी के महीने में जून के अंदर पटाखे छोड़ते आप, है ना। अपने पूर्वज इस मामले में एकदम बेहद सावचेत थे। वो जानते थे कि जून के महीने में पटाखे ज्यादा छोड़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर ऊंचा बढ़ जाएगा, ओजोन में छेद हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होगी। वो क्लाइमेट चेंज को लेके पहले से एकदम अवेयर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि दिवाली अपने कब मनानी है? अक्टूबर में। यदि खिसकती है तो कुछ कह रहे थे? हाँ, आप अभी यूं हाथ हिला रहे थे। अरे पीछे पीछे वो जो बैठे, हाँ हाँ, यूं हिला रहे थे। मैं कहने सुना रहा हूं, आप यूं कर रहे, मुझे लगा कि झूठ है, झूठ है। मुझे लगा यार आज और लपड़ा, अभी कोई नई बात बता जाएंगे। आप कई देर से यूं कर रहे थे, तो पहले तो मुझे लगा यूं होगा, फिर कई देर से कर रहे थे, मैं यूं कहना चाह रहे हैं सर ये झूठी बात है, मैं बता रही हूँ आपको सर। चलो कोई नहीं, यूं ही कर रहे थे आप तो। अच्छा, पेन हिला रहे थे, जो भी है ध्यान रखा करो भाई रे, यूं कहने सुन रहे में से मत किया, जीव डर जाता है अंदर से पूरा। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, कि भाई जो दिवाली होली है पीछे खिसकती है, वरना तो ये यूं चक्कर काटने लग जाती। तो मुझे लगता है कि यार चलो दिवाली तो फिर भी जून में मनाते, कोई बात नहीं। सबसे बुरा तो तब होता जब दिसंबर की किसी कड़कती हुई ठंड के अंदर अपने कड़कते हुए सोए रहते और कोई आगे पानी की बाल्टी डाल के कहता बुरा ना मानो। और आप कहते यार बुरा मानूंगा, पूरा पूरा बुरा मानूंगा मैं, क्योंकि ठंड के अंदर बर्फ का पानी कौन डालता है यार। तो वो कि वो बात अपने बढ़ के जानते थे कि होली कब मनानी है, दिवाली कब मनानी है। यदि आगे खिसक रही तो पकड़ के खींच लेंगे, हम पकड़े खींच लेंगे। इसलिए हर तीसरे महीने में, हर तीसरे साल में क्या कर दिया गया? अधिक मास। क्या कर दिया गया? अच्छा, गांव के अंदर यदि पंडित जी से पूछ लें कि पंडित जी अधिक मास क्यों आता है, तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ते हैं तो अधिक मास होता है। धरती पे पाप बढ़ते हैं तो अधिक। तो पंडित जी पाप को कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा करो, पुण्य करो। तो पंडित जी किसको दान दक्षिणा करें? तो पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना, तो मुझे कर सकते हो आप जितना दान देना है। आप और मैं यहां बैठ के कितना भी हंस लें, पर आपकी और मेरी मम्मियां हर अधिक मास के अंदर पंडित जी को दान दक्षिणा देती है। और हम आज भी मानते हैं कि अधिक मास के अंदर क्या बढ़ जाते हैं? पाप। पुरानी एक कहानी है, किसी टाइम धरती पर एक राजा वे हिरण्यकश्यप। कौन राजा वे? हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की। घनघोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा राजी हुए, मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाऊं नहीं कि मैं किसी से मरूं ना, मैं 12 महीने में किसी भी महीने के अंदर ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। और ब्रह्मा जी भगवान जाने क्या फॉर्म में थे, भगवान जी तथास्तु, भगवान ब्रह्मा तथास्तु का दे दिया उस। अब भाई जिस आदमी को ये पता चल जाए कि वो मर ही नहीं सकता, वो कैसे डरेगा किसी से? मैं हमेशा कहता हूं आज मैं और आप शांत बैठे हैं या पूरी दुनिया शांत बैठी है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम क्या है? पुलिस का डर है,
हमें पता है कि किसी को कुछ कह दिया तो पुलिस उठा के ले जाएगी। पुलिस के पास एक फट्टा जिस पे लिखा हुआ आन मिलो सजना, फिर कब मिलोगे, है ना। इसलिए डर लगता है, इसलिए अपने कुछ भी ऐसा वैसा हरकत करते अपने को ये पता चल जाएगी पुलिस अपना कुछ भी नहीं कर सकती। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, अपने 4-5 बंदों को सल्टा जाए अपने दिमाग, मेरे तो खुद के दिमाग में 4-5 की सल्टाने इनको, ठीक है। पर मैं इसलिए नहीं करता ये काम कि मुझे पुलिस से डर लगता है। मुझे यदि पुलिस का डर नहीं हो तो मैं 4-5 को सल्टा दूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो रात को सोते टाइम सोच के सोता हूं कि सुबह तक मर जाए तो ठीक रहे। अब सुबह वो वापस जीवते दिख जाते हैं, मेरा जीव नहीं चलता। बाकी आदमी सोचता तो ऐसा ही है। तो यदि आपको डर नहीं हो ना, मैं कहता हूं डर नहीं हो तो आदमी नागा नाचे। ये कपड़े भी इसलिए पहन रखे हैं कि डर है। हर आदमी लगता नहीं कपड़े पहने जरूरी, नागे गए तो जनता कूट देगी। जब डर समाप्त होता है आदमी कुछ ही करेगा। हिरण्यकश्यप, और सबसे बड़ा डर किसका होता है अपने भगवान का। मर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भगवान वो यमराज तेल की कढ़ाई लेके तैयार बैठा है, पकौड़े बना खा जाएगा आपने। इसलिए अपने पुण्य करते हैं, पाप कम करते हैं, पुण्य ज्यादा करते हैं। नहीं भाई पाप नहीं करने, पुण्य करने के ऊपर सबका हिसाब किताब होगा। अब यदि कोई आदमी मरे नहीं तो उसका तो हिसाब किताब भी नहीं हो सकता। हिसाब किताब नहीं हो सकता तो उससे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं आज के बाद किसी भी भगवान को मानता ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और उसने अपने सारी प्रजा को और कहा कि सिलेबस चेंज, आज के बाद कोई भी भगवान की पूजा। और लोगों ने कहा हिरण्यकश्यप डर भगवान से तो डर। उसने कहा हा हा हा, क्या कर सकता है तुम्हारा भगवान मेरा। अरे मरने के बाद वो पकौड़े में तल के रख देगा वहां पे। उसने कहा मरता कौन है, मैं मर ही नहीं सकता। जब 12 महीनों में किसी में ना मरू, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना अशस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, तो कभी नहीं मरूंगा मैं तो। अब भाई उसने जनता को तंग करना शुरू किया कि जो भी भगवान का नाम लेगा उसको मैं मारूंगा। और चमत्कार को नमस्कार है, उसी के घर में उसका बेटा पैदा होता है प्रहलाद। कौन पैदा होता है, और सुबह शाम विष्णु 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 करे। उसने कहा अरे तू तो घर में ही ऐसी बातें कर रहा है तू। और उसने प्रहलाद को खूब प्रकार से तंग किया। प्रहलाद नहीं माना, प्रहलाद को तंग करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने कहा नीचे कौन भक्त है जो अक्सर मुझे चिल्लाता रहता है, तंग किया जाता है। कहा साहब नीचे भक्त प्रहलाद है, ये चिल्ला रहा है। क्यों, कि ये आपका नाम लेता है इसलिए हिरण्यकश्यप इसको तंग कर रहा है। उसने अच्छा ये क्या बात हुई, पूरी दुनिया मेरा नाम लेती है तो फिर ये प्रहलाद भी ले लेता है। लोगों ने कहा सर जागो थोड़ा, कोचिंग में इस बार एक भी एडमिशन नहीं है अपने। आजकल आपका नाम कोई भी लेता, एक ही बच्चा ये प्रहलाद ये नाम ले रहा है, बाकी पूरी दुनिया में कोई आपका नाम नहीं लेता। क्यों, कि जो आपका नाम लेता है उसको हिरण्यकश्यप मारता है, तंग करता है उसको। ये कौन भला हिरण्यकश्यप, ये क्यों मारता है, इसको डर नहीं लगता मेरे से कि मरने के बाद एक दिन मेरे को हिसाब देने पड़ेंगे कि साहब ये मर ही नहीं सकता। कैसे, कि इसको वरदान मिला हुआ है कि ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से, ना सुबह ना शाम, ना आपके 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर ये मर ही नहीं सकता। ऐसा आशीर्वाद कौन दे के है इसको। ब्रह्मा जी का सॉरी ब्रो कांड तो मेरे से हो गया ये, है ना, मैं करके आ गया। कृष्ण भगवान का कोई बात नहीं, भाई कह गया है तो कह गया है, कोई बात नहीं, लाज रखेंगे भाई के वचनों की पूरी। और क्या कहा आपने, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा। इस बार महीने 13 होंगे। महीने कितने होंगे, कि सर 13 तो हो ही नहीं सकते। मैं भगवान कुछ ही कर सकता हूं। इस बार अधिक मास होगा। क्या होगा, इसलिए अधिक मास का एक नाम और पुरुषोत्तम मास। क्या नाम होता है, पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु खुद है जो पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषों में उत्तम कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं इस बार 13वां महीना होगा और उसके अंदर जाऊंगा मैं। कहा पर ना तो मनुष्य से ना मरे ना पशु से। कहा नरसिंह। कौन सा अवतार धारण करूंगा, आधा मनुष्य और आधा। कहा ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर, का दरवाजे पे देहरी के अंदर मारेंगे उसको। कहा ना रात को मरे ना दिन में मरे। का गोधुली शाम के टाइम में जब सूरज भगवान अस्ताचल की तरफ पधार रहे होते हैं, चंद्रमा अपनी लालिमा बिखेर रहा होता है, उस समय मारेंगे उसको। कहा ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। कहा नाखून ना भाई, अस्त्र एक तो वह हथियार जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए, एक वह जो फेंक के चलाया जाए। नाखून दोनों ही नहीं है, ना तो पकड़ रखे आपने ना आपने इसको फेंक सकते हो आप, तो नाखूनों से चीर दूंगा। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करते हैं। घर की दहलीज के बीचों बीच गोधूली वेला के दिन अधिक मास में हिरण्यकश्यप को मार के दुनिया को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। तो वास्तव में अधिक मास इसलिए बना था क्योंकि पाप बढ़ गए थे। क्या बढ़ गए थे, पाप बढ़े। इसलिए पंडित जी आज दिन तक कहते हैं कि पाप बढ़े हुए, इसलिए कम किए जाए। कम करने का तरीका क्या है, पुण्य किया जाए। भाई पाप ज्यादा बढ़ गए, पुण्य कम हो गए। अब क्या करो, पुण्य ज्यादा कर दो तो पाप क्या हो जाएंगे कम। तो पुण्य ज्यादा करने के तरीके है दान दक्षिणा। पंडित जी ने थोड़ा ये मोड़ दिया अपनी तरफ का, इधर ही लाओ यार और कहीं काम भेजा। आई बात समझ में। महीनों के नाम लिख लो, इसमें महीने कौन से होते हैं, आते हैं तो भी लिख लो, नहीं आते हैं तो भी लिख लो।
बोलो देखिए महीनों के नाम एक बार। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, पौष, माघ। मैं यदि कहूं ईसाई कैलेंडर में जैसे पहला महीना होता है जनवरी, वैसे इसमें पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। अच्छा, चंद्रमा का कैलेंडर होता है जिसमें एक ही ये थोड़ा सा होता है कि 15 दिन चंद्रमा नहीं दिखेगा और 15 दिन चंद्रमा दिखेगा। भाई सूरज जी तो क्या डेली दिख जाता है, पर चांद वाले में लफड़ा है। तो इसमें चांद नहीं दिखता, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? लिखना नहीं, एक बार सुनो क्यों। और इसमें चांद दिखता उसको बोल देते हैं शुक्ल। तो पहले 15 दिन चांद नहीं दिखता महीने में, और बाद के 15 दिन चांद दिखता है। कुल मिला के इसमें 16वां दिन नहीं आता, वापस पहला शुरू होता है 1 से 15, वापस क्या शुरू हो जाएगा? 1 से 15। पहले एक जो एक आएगी उसको चांद दिखेगा, फिर चांद धीरे धीरे घटेगा, घटता हुआ चांद होता है इस दिन। इसको 15 को जाके चांद एकदम दिखना बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं, पूरा काला काला होगा, इसलिए आप बोलते हो अमावस्या। क्या बोलते हो? अब चांद वापस दिखने लगेगा, यहां से चांद चढ़ने लगेगा, और एकदम 15 को जाके पूरा चांद दिखेगा एकदम, इसलिए आप उसको बोलते हो पूर्णिमा। क्या बोलते हो? 1 से 15, वापस 1 से 15, मतलब 16 नहीं आता इसके अंदर, 15 के 2 पखवाड़े चलेंगे। 15 दिन का जो होता है उसको बोलते हैं पखवाड़ा। क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। तो 2 फोर्टनाइट चलेंगे। जिसमें चांद नहीं दिखेगा उसको तो क्या बोल देंगे? कृष्ण। जिसमें चांद दिखेगा उसको क्या बोल देंगे? शुक्ल। अब पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र। पहले महीने में पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। कृष्ण पक्ष की 1 तारीख आएगी, 1 से लेके 15 तक निकल जाएंगे दिन। इसके बाद 16वां दिन, मतलब वापस कौन सा दिन आएगा? पहला। ये जो पहला दिन आएगा इसको बोलते हैं नववर्ष। क्या बोलते हैं? कहने का मतलब है नववर्ष तब आएगा जब चैत्र के 15 दिन चले जाएंगे। नववर्ष तब आएगा जब चैत्र के 15 दिन। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि आज मोदी जी शाम को टीवी पर आए और आगे 8 बजे कहते कि मित्रों इस बार नया साल 16 जनवरी को मनाएंगे। अब नया साल कब मनाते हो? 1 जनवरी। सरकार कहते भाई नया साल 1 जनवरी से नहीं माना जाएगा, अपना नया साल कब मानेंगे? बस सिंपल सा 16वें दिन जाके नया साल आएगा। आई बात समझ? पर इसे होता क्या? इसे एक भयंकर चीज हो जाती है। जैसे अभी जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2079। क्या चल रहा है? 2079। 2079 यहां से चला, 1 तारीख से चला। इसका मतलब यहां तो 2078 ही था, यहां तो 2078 ही था, अब 2079 है। अब ये चैत्र का शुक्ल पक्ष 2079 में गया। अब वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ यूं करते करते फाल्गुन वापस ही आएगा। कृष्ण का चैत्र का कृष्ण पक्ष वापस यहां पर क्या आएगा? 2079। फिर यहां पर शुरू हो जाएगा 2080। इसका मतलब है कि साल शुरू होता है और वहीं पर जाके उसी साल शुरू होता है चैत्र के महीने में, और साल समाप्त भी होता है चैत्र के महीने में। शुक्ल पक्ष से साल शुरू होता है और कृष्ण पक्ष से साल जाके क्या होता है? समाप्त। उधर उल्टा है, जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में समाप्त होता है। हमारे चैत्र में शुरू होता है, चैत्र में क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि चैत्र का महीना साल में 2 बार आएगा, 15 दिन पहले और 15 दिन लास्ट में। भाई ये 15 दिन तो 2080 के शुरू में ही आ गए, ये 15 दिन 2080 की सबसे लास्ट में आएंगे। वे चैत्र का शुक्ल पक्ष शुरू और चैत्र के कृष्ण पक्ष पे जाके क्या होगा? समाप्त। तो ये पहले 15 दिन आगे, ये 15 दिन बाद में आगे। इसका मतलब चैत्र का महीना साल में 2 बार टूट के आता है ना? उसके पहले बाद वाले 15 दिन साल के शुरू में आएंगे, उसके पहले 15 दिन साल के लास्ट। इसका मतलब साल की शुरुआत कौन से महीने से? चैत्र। साल का अंत कौन से महीने से? तेरे नाम से शुरू है। बस ये शायद आपने ये लॉजिक रहा होगा कि नहीं अंधेरे पक के अंदर नहीं करेंगे, शुरू किया जाए तो रोशनी की तरफ किया जाए, प्रकाश की तरफ किया जाए, अंधेरे के अंदर हम इस प्रकार की चीजें नहीं करें। क्योंकि गांव के अंदर अब भी देखते हैं कि मंदिरों में धोख लगाने भी नहीं जाते अंधेरे पक में, है ना? देशनोक करनी माता, अगर मैं कभी बीकानेर गया हुआ होता हूँ और मैं मम्मी कहूंगी मम्मी मैं देशनोक जाके जाऊंगी ना, भैया अंधेर पक है, अभी तो अंधेरा पखवाड़ा चल रहा है। इस बार आए तो शुक्ल में आना, शुक्ल के अंदर चले जाना। इसके अलावा अंधेरे वाले को अपना अच्छा नहीं मानते, शुक्ल वाले को अच्छा मानते। इसलिए नए साल की शुरुआत हमने कृष्ण पक्ष से नहीं की, किससे की? तो नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है? लिख लो, नववर्ष, न्यू ईयर, चैत्र शुक्ल एकम। आप चाहो तो इंग्लिश में चैत्र शुक्ल एकम लिख लो, ज्यादा अच्छा यही रहेगा, चैत्र शुक्ल एकम ही लिखा जाए। या लिख लेना फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र। फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र, चैत्र का पहला ब्राइट डे। बाकी कल पढ़ेंगे अपन।